नमस्कार दोस्तों, इंडिया एक डाइवर्स कल्चर और ट्रेडिशंस का देश है जहां हर जगह के रिलीजन और ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। अतिथि देवो भव पर बिलीव करने वाले हम इंडियंस दुनिया भर के लोगों का दिल खोल कर स्वागत करते हैं और यही वजह है कि हमारे देश में दुनिया भर के लोग देखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ कम्युनिटी कुछ ज्यादा ही दिखाई देती है, जैसे कि अफ्रीकन्स। तो सवाल ये उठता है कि अफ्रीकन इंडिया में कब आए, क्यों आए और यहाँ क्या क्या करते हैं, क्या असली कारण है इसके पीछे। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। Africa, who arrived in the Indian subcontinent from as early Gujarat in western India is home to more than 20,000 cities. when African slaves were first brought to South Asia by slave traders. तो हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन्स की, जिनकी कई सारी कॉलोनीज आपने देखी होंगी। यानी ये कुछ पार्टिकुलर एरियाज में कुछ ज्यादा ही पाए जाते हैं और इन्हें देखकर आप सोचते होंगे कि आखिर इतने सारे अफ्रीकन यहाँ कैसे आए और क्यों। वेल, हम आपको बता दें कि ये सारे के सारे अफ्रीकन नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर इंडियन ओरिजिन है। फिर आप सोचते होंगे कि अगर वो इंडियन है तो अफ्रीकन जैसे दिखते क्यों हैं। दरअसल इसके पीछे एक बहुत पुराना रीजन है। फर्स्ट सेंचुरी एडी में जब अरब और पोर्चुगीज बिजनेसमैन इंडिया में आते थे तो वो अपने साथ अफ्रीकन स्लेव्स को भी लेकर आते थे और उन्हें यहाँ बेच दिया करते थे। उन दिनों स्लेव्स खरीदना और बेचना लीगल माना जाता था। तो इस तरह उनकी इंडिया में आने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये यहाँ की लाइफस्टाइल और कल्चर के साथ घुल मिल गए। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं उनकी पहले किंगडम की, जो उन्होंने 1490 में महाराष्ट्र के जंजीरा के पास एस्टैब्लिश किया था और उसे गुजरात के सचेत तक एक्सपैंड भी किया था। और ये किंगडम 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने तक वहीं कायम रहा। पर सिर्फ यही किंगडम नहीं था जिसे अफ्रीकन्स ने बसाया था। बंगाल के हुसैन शाही डायनेस्टी का फाउंडर बराक शाही भी इथियोपिया से लाया गया एक स्लेव था, जिसने 1487 से 1538 तक रूल किया और बाद में इस डायनेस्टी का वहां लंबे समय तक रूल रहा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मिडिएवल एरा से लेकर आज तक भारत में अफ्रीकन्स का आना जारी है। रिसेंट की बात करें तो 2020 तक अकेले युगांडा से ही 45,000 अफ्रीकन्स इंडिया में आ चुके थे, जिसमें से 2500 नाइजीरियंस दिल्ली में, 3000 बैंगलोर में और 40,000 ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं। लेकिन इतने बड़े नंबर्स में रहने के बाद भी ऑफिशियली इनका एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में अफ्रीकन्स इंडिया क्यों आते हैं। वेल, इसके पीछे दो मेन रीजंस है। पहला मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरा एजुकेशन। तो बेसिकली अफ्रीकन्स इंडिया में इन्हीं दो रीजन से आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हेल्थ पर, यानी जब भी उन्हें किसी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है वो इंडिया का ही रुख करते हैं। 2015 में ही करीब 20,000 नाइजीरियंस इलाज के लिए इंडिया आए। अब आप कहेंगे कि इलाज के मामलों में यूरोप और अमेरिका ज्यादा एडवांस्ड है। हाँ भाई, मान लिया आपकी बात कि और भी कंट्रीज है जो इंडिया की टक्कर की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज देते हैं, बट कॉस्ट कंपैरिजन करें तो इंडिया इनसे काफी रीजनेबल साबित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ अमेरिका में एक किडनी ट्रांसप्लांट का कॉस्ट 3 लाख US$ होता है, वहीं इंडिया में इसका कॉस्ट सिर्फ 13,000 USD ऑल इंक्लूसिव होता है। यानी इसी में ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिसिन और एकोमोडेशन एक्सपेंसेस भी शामिल है। तो देखा कितना पॉकेट फ्रेंडली है। अब चलते हैं सेकंड रीजन की ओर, जो है एजुकेशन। वेल, आपको बता दूं कि करेंटली इंडिया में 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं और हो भी क्यों ना, एफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन उन्हें यहाँ तक खींच लाती है। फॉरेन स्टूडेंट्स के बढ़ते हुए इंटरेस्ट को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने खास तौर पर इस लुक्रेटिव फॉरेन स्टूडेंट्स एजुकेशन मार्केट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कुछ नई स्कीम्स भी लॉन्च की, जैसे स्टडी इन इंडिया, SII और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR जैसी कई सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स भी लॉन्च किया है। खासकर फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही बनाई गई है। इन स्कीम्स के अंदर बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर से क्वालिफाइड फॉरेन स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए यहाँ पर इंडिया लाते हैं। इन स्कीम्स की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को ह्यूज सक्सेस भी मिलती है, जिसकी वजह से 2021 में ही स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन में 146% का इंक्रीमेंट भी हुआ है, विच इज अमेजिंग। और अगर दोनों को मर्ज किया जाए, यानी एजुकेशन और मेडिकल टूरिज्म के लिए ईयर ऑन ईयर हर एक अफ्रीकन कंट्री से मिनिमम 40,000 लोग तो इंडिया आते ही हैं ऑन एन एवरेज। इंडियन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अफ्रीकन्स मोस्टली टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट, बिजनेस और एजुकेशन इन 4 तरह के वीजा पर ही इंडिया आते हैं और फिर यहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन इनके लिए यह सेटल होना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि इन्हें अदर फॉरेनर्स के मुकाबले काफी भेदभाव और इनडिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। न तो कोई इन्हें फ्लैट रेंट पर देना पसंद करता है और न ही इन्हें अपना पड़ोसी बनाने में इंटरेस्टेड होता है। इसलिए ज्यादातर ये लोग सिटीज के आउटस्कर्ट्स में अपनी अलग कॉलोनी बनाकर रहने पर मजबूर होते हैं। इनके ऐसी कॉलोनीज मोस्टली हर बिग सिटीज में देखने को मिल जाएंगे।
मुंबई का मीरा रोड और दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन मालवीय नगर ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ ये लोग अपने कम्युनिटी के बीच पीसफुली रहते हैं और इनके यहाँ आने से इन एरियाज का प्रॉपर्टी वैल्यू भी काफी बढ़ गया है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहाँ अफ्रीकन के बसने की वजह से प्रॉपर्टी डीलर्स के प्रॉफिट में भी 30% ग्रोथ देखने को मिला है। एक लमसम एस्टिमेट करें तो दिल्ली में अफ्रीकन रिसाइडिंग एरियाज में 1 BHK का रेंट ही 8 से 10 हजार है, जबकि 2 BHK का 15 से 18 हजार, जो कि लोकेशन वाइज अच्छा खासा रिटर्न देता है। चलिए अफ्रीकन के इंडिया आने की और रहने की बातें तो हो गई, अब बात करते हैं उनकी रोजी रोटी की, यानी उनके सोर्स ऑफ इनकम की। आखिर ये काम क्या करते हैं और ये अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? तो सबसे पहला प्रोफेशन जो ये अपनाते हैं वो है बिजनेस। उसमें भी कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज है जिसमें ज्यादातर ये अपना हाथ आजमाते हैं, जैसे कि सैलून्स, बुटीक और गारमेंट शॉप्स, जिन्हें वो एक अलग अंदाज में मैनेज करते हैं। इनका मेन फोकस एक्सपोर्ट पर होता है एंड इनके बिजनेस मॉडल को स्टडी करने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है अफ्रीकन क्लोथिंग ब्रांड डायमंड आर्क लाइफस्टाइल का, जिसके इंडिया के साथ ही नाइजीरिया में भी कई सारे शोरूम आउटलेट्स ऑपरेशनल है। सो अपने इस मॉडल के तहत अफ्रीकन मोस्टली गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ह्यूमन हेयर इन गुड्स में ही ज्यादा डील करते हैं। सो इन गुड्स को सबसे पहले एक अफ्रीकन बिजनेसमैन एक लोकल इंडियन सप्लायर से खरीदेगी एंड इंटरेस्टिंगली इन लोकल सप्लायर को गुड्स के बदले पहले बस पार्ट पेमेंट किया जाएगा, फुल पेमेंट नहीं किया जाएगा। फिर शिपमेंट के थ्रू गुड्स को अफ्रीका भेजा जाएगा, जहां पर पहुंचते ही वहां पर दूसरा अफ्रीकन सेलर उन गुड्स को रिसीव करके आगे जाकर अपने कंट्री में सेल करता है। फिर इसके बाद सेल से आए हुए पैसों को लेकर इंडिया में मौजूद अफ्रीकन बिजनेसमैन अपने लोकल अफ्रीकन अकाउंट पर उसे ट्रांसफर करवाएगा एंड उसके बाद उसे डिपॉजिटेड मनी को लोकल करेंसी से INR में कन्वर्ट करके हवाला के थ्रू इंडिया वो पैसा भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद वही पैसा अफ्रीकन बिजनेसमैन इंडिया में रिसीव करके पेंडिंग ड्यूज पे करता है और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अफ्रीकन आखिर क्लॉथिंग का बिजनेस ही सबसे ज्यादा क्यों करते हैं? वेल, उसके पीछे भी एक रीजन है। दरअसल इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कपड़े का रेट इंडिया में 300 से 500 है तो अफ्रीका में वही 1800 से 2000 में सेल होता है, जो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता है। वेरी लुक्रेटिव है ना? चलिए अब बात करते हैं उनके कुछ दूसरे बिजनेस मॉडल्स की, जो पूरी तरह इलीगल एक्टिविटीज पर बेस्ड है, लेकिन इसके बावजूद कई अफ्रीकन रोजी रोटी के लिए धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं फेक वीजा सर्विसेज की, जिसको कुछ अफ्रीकन बखूबी अंजाम देते हैं। घर बैठे MEA के वीजा फॉर्मेट को डिटो कॉपी करके उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, फिर उन्हें 4 या 5 हजार में लोगों को भेज देते हैं। यही नहीं, 2020 के NCV के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया में 18,000 अफ्रीकन ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से वीजा लिमिट को एक्सटेंड करके रह रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा रैकेट है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। आए दिन छापेमारी में ऐसे इलीगल वीजा प्रोवाइडर्स पकड़े जाते हैं, पर फिर भी ये काम जारी रहता है। और हो भी क्यों ना, बिना मेहनत के इतना अच्छा प्रॉफिट जो मिलता है। खैर, ये तो था एक सेक्शन। अब इन्हीं इलीगल एक्टिविटीज के दूसरे पहलू पर भी गौर करते हैं, जो है साइबर क्राइम और हनी ट्रैपिंग, जिसके लिए ये लोग फेसबुक, इंस्टा और दूसरे सोशल मीडिया का सहारा लेकर भोली भाली लड़कियों को अपनी बातों की जाल में फंसाते हैं। और इनका मेन टारगेट होती है नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां, जो इनके जाल में आसानी से फंस जाती है। इनके साथ ये कुछ महीनों तक मीठी प्यार भरी बातें करते हैं, जिससे वो उन्हें अपना बॉयफ्रेंड समझने लगती है। फिर उनके साथ अपने इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स भी बिना झिझक शेयर कर देती है, जिसका फायदा उठाकर वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं। ये न सिर्फ कानून बल्कि इंसानियत के नजरिए से भी एक घिनौना काम है। खैर, अब बात करते हैं इनके दूसरे साइबर फ्रॉड की, जो लॉटरी के शक्ल में सामने आता है। पहले ये लोग आपको एक बड़ी लॉटरी जीतने का मैसेज व्हाट्सएप, मेल या अदर सोर्सेज से भेजते हैं और फिर उस लॉटरी के अमाउंट को आप तक पहुंचाने के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में आपसे कुछ थाउजेंड्स की डिमांड करते हैं। आप सोचते हैं कि जहां करोड़ों रुपए हाथ आ रहे हैं वहां कुछ हजार देने में क्या हर्ज है। बस यही सोचकर आप पैसा दे देते हैं और उसके बाद इनका अता पता नहीं होता, यानी आपका पैसा डूब चुका होता है। शुरू में तो बहुत लोग ऐसे फ्रॉड के विक्टिम बने, पर जैसे जैसे लोग अलर्ट होते जा रहे हैं, इनका ये आइडिया भी थोड़ा फ्लॉप होता जा रहा है। पर अभी भी कुछ कम पढ़े लिखे या गाँवों में रहने वाले सीधे साधे लोग इनके झांसे में आ ही जाते हैं। अब जो इनका तीसरा और आखिरी रास्ता होता है इलीगल तरीके से पैसा कमाने का, वो है ड्रग्स यानी नारकोटिक्स का बिजनेस। ये काम कई स्टेजेस में होता है, जिसमें सबसे पहले नारकोटिक्स कोलंबिया, पेरू और मेक्सिको जैसे देशों से सी रूट से नाइजीरिया पहुंचाया जाता है। फिर नाइजीरिया से ह्यूमन कुरियर के थ्रू दुबई और इंडिया के मेजर सिटीज में पहुंचाया जाता है और वहां से पूरी इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिससे यंग जनरेशन नशे की चपेट में आकर अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेती है। लेकिन यहाँ ये सब बताने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे अफ्रीकन इसके लिए दोषी हैं या हम उन सबको एक ही नजरिए से देखने लग जाएं। अच्छे बुरे हर कम्युनिटी में होते हैं,
बट जनरली हम लोग कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटीज को जिम्मेदार मानते हुए उनसे डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। अफ्रीकन्स भी इसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि नाइजीरियंस के लोग स्कैमर्स और ड्रग पेडलर जैसे नामों से बुलाते हैं, जो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, और इसका नतीजा भी हमें देखने को मिलता है। जहां हर साल हजारों अफ्रीकन स्टूडेंट स्टडी के लिए इंडिया आते हैं, वहीं 90% स्टूडेंट्स कुछ ही दिनों में इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस भी चले जाते हैं, और उनमें से बच्चे 80% भी डिप्लोमा या डिग्री लेने से पहले ही वापस चले जाते हैं। और सिर्फ अफ्रीकन से इस रेसिज्म का शिकार नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसका असर हमारे अफ्रीकन ओरिजिन इंडियंस यानी सिद्धी कम्युनिटी पर भी पड़ रहा है। इस कम्युनिटी के लोग ज्यादातर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के फॉरेस्ट एरियाज में छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। लोग इन्हें शक की नजरों से देखते हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी जब तक उनसे पूछताछ करती रहती है। और इन सब की वजह से स्टडी के लिए आने वाले अफ्रीकन्स पहले के मुकाबले धीरे धीरे कम होने लगे हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारे देश को इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। अब यहाँ मेरा आपसे एक सवाल करना जरूरी है कि इंडियन डिग्रीज की अफ्रीका में कितनी वैल्यू है? क्या आपको इसका अंदाजा है? नहीं तो हम बताते हैं कि इंडियन डिग्रीज की अफ्रीका में बहुत वैल्यू है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई बंदा इंडिया से मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो और अफ्रीका में जॉब करने जाता है, तो उसे 1,40,000 से 1.5 लाख तक का एनुअल सैलरी पैकेज मिलता है। Isn't that great? और इसी वजह से इंडिया सॉफ्ट पावर वाला देश है। पर इन डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से इसकी डाइवर्स कल्चर वाली इंटरनेशनल इमेज पर तो असर पड़ ही रहा है, साथ ही इसकी सॉफ्ट पावर स्किल भी अफेक्टेड हो रही है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सभी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हर चीज को सिर्फ अच्छे या बुरे के तराजू में न तोलें, क्योंकि हर नज़ारा गलत नहीं होता। कई बार हमारे देखने का नजरिया ही गलत होता है। तो अपने नजरिए को बदलें और फिर देखें कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।